कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स खुश होंगे, ठीक-ठाक होंगे, आप सबकी फैमिलीज़ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगी और सभी लोग पढ़ाई बहुत तरीके से, सलीके से कर रहे होंगे। नोट्स बनाते चल रहे हो, डेली चीज़ें समझते चल रहे हो, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी। जब सब लोग सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, उस टाइम तुम मेहनत कर रहे हो, यकीन मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे अगर अपने काम के प्रति तुम ईमानदार हो। बहुत सारे लोग ना अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते, वो काम दिखावटी कर रहे होते हैं। अपनी जजमेंट करते रहना, क्योंकि हमें आपका काम नहीं दिख रहा कि आप काम कितने तरीके से कर रहे हो, कितने सलीके से और कितनी ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब होता है डेली का काम डेली करना। ऐसा ना हो कि दिन भर सोए पड़े रहते हो, कभी रात में देख रहे हो क्लास, कभी दोपहर में। सुबह शार्प 8:30 पे तुम लोगों को लाइव बैठना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, वो हमेशा फ्रेश दिमाग में बैठी रहती है लंबे टाइम तक। लेट नाइट तक इन चीज़ों को रिवाइज करना होता है, लेकिन सुबह 8:30 बजे की क्लास कोशिश किया करो सारे के सारे लाइव ले पाओ। अगर आप नौकरी में नहीं है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नौकरी में रहते हुए जिन लोगों ने ये ऐप लिया है, उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जो घर खाली बैठे हुए हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ ही जी रहे हैं, उन लोगों को सुबह 8:30 बजे ही इसके लिए बैठ जाना चाहिए, सारे काम निपटा के। गर्मी का मौसम है, अगर काम सुबह ज्यादा होता है 4 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे उठो। ये तो तुम्हें सेटलमेंट करना पड़ेगा। हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं। अंबानी उसी 24 घंटे में क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, इसके अनुसार ही सबकी जिंदगी में ये मान लीजिए लग्जरी जो होती है ना लाइफ की, या फैसिलिटीज जिसे आप कह सकते हैं, वो आती हैं। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा उसको फल मिलेगा। तो अपने प्रति सच्चे और ईमानदार रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, कल मैंने लगभग कंप्लीशन पर मैं ले आई थी उस टॉपिक को, गुप्त काल को, और कहा था कि नोट्स में 2 पेज खाली छोड़ देना, कुमार गुप्त के और स्कंद गुप्त के। गुप्त साम्राज्य हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया, समझ लिया, और अब हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि गुप्त काल इंडिया का स्वर्ण काल था। एक ऐसा टाइम जब मैथ, साइंस, उस टाइम पे लोगों की तर्क शक्ति, किताबें लिखी गई, लिटरेचर में काम हुआ, शिल्प का विकास हुआ, वास्तुकला का विकास हुआ, शब्दकोश का विकास हुआ, हर तरफ डेवलपमेंट था। लोग इतने फ्री थे कि घरों में ताले नहीं लगाने पड़ते थे, क्योंकि चोरी नहीं होती थी, समृद्धि थी चारों तरफ। ऐसा हम अपने आप अपने मुंह से नहीं कह रहे, ऐसा एक विदेशी यात्री ने लिखा है जिसका नाम था फाहियान। फाहियान अपने यहाँ आया था, पैदल पैदल चीन की यात्रा क्रॉस करते हुए पूरा इंडिया घूमा वो, और वो विदेशी यात्री हमारे बारे में लिखता है। राजा का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन लिखा कि ये एक रिच एरिया था, रिच स्टेट था, ब्राह्मणों का यहाँ वर्चस्व था और चारों तरफ खुशहाली थी, समृद्धि थी। तो इससे ये आइडिया लगता है कि अगर विदेशी हमारी तारीफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी रही होगी। फिर और दूर ना जाएं, हमारे पास कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष है हमारे सामने उस टाइम के लिखे हुए लिटरेचर की वो किताबें हैं जिनका विदेशी आज तक अनुवाद करके पढ़ते हैं। हम कालिदास की रचनाओं से अच्छी तरह अवगत हैं, हमें पता है कि उस टाइम में कितना बेहतरीन लिखने वाला आदमी था कालिदास के अलावा आर्यभट्ट पढ़ा था, वराहमिहिर पढ़ा था। इनके नाम आज तक साइंस टेक्नोलॉजी में लिए जाते हैं, तो जरूर ही ये कंफर्म हो गया कि वो टाइम बेस्ट टाइम था। एरिया कम था, मौर्यों के मुकाबले एरिया कम था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया राजकाज, प्रशासन, चारों तरफ देखें तो एक बहुत ही बेहतर, समृद्ध, एक ऐसा राज्य यहाँ पनप रहा था जिससे कहीं ना कहीं विदेशी भी डरते थे, तभी तो अटैक नहीं करते थे। इसमें मैंने आपको राजाओं के नाम बताए थे, सबसे पहला श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर इंपॉर्टेंट पहला स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर इसका बेटा आता है समुद्रगुप्त, जो बहुत सारी विजय करता है, जिसका वर्णन हमें हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग भी वास्तव में कौशाम्बी में था, वो स्तंभ वहां अशोक ने कभी लगवाया था, उखड़वा के समुद्रगुप्त ने प्रयाग में ट्रांसफर कराया। हरिशेन ने इसकी विजयों की जानकारी दी, 9 ऊपर वाली आर्याव्रत वाली और 12 दक्षिणाव्रत वाली, फिर क्या क्या इसकी स्ट्रेटेजी थी वो सब पढ़ा दिया। इसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, महाशक्तिशाली, और अपने पिताजी के नाम को उसने और आगे बढ़ाया और अपने टेरिटरी में एक ऐसा माहौल रखा कि खुद उसके टेरिटरी के बारे में लिखा है विदेशी यात्री ने। चाहे राजा का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें यह कंफर्म हुआ कि राजा अच्छा होगा, तभी प्रजा इतनी खुश थी, इतनी समृद्ध थी, इतना विकास पकड़ रहा था पूरा समाज। तो कहीं ना कहीं राजा का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद इसका बेटा आता है कुमारगुप्त, जिसका राज प्रशासन बढ़िया चला, उसने अभिलेख सबसे ज्यादा लिखवाए। उसका इंटरेस्ट था कार्तिकेय भगवान
के शिवजी के छोटे बेटे, जिनका वाहन है मोर, इसीलिए मयूर शैली की मुद्राएं चली। और उसके बाद कुमारगुप्त ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे जलघड़ी भी लगवाई थी। इसके बाद अगला राजा बना स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स से है, सुदर्शन झील का उसने दोबारा से काम करवाया था बांध पर। और स्कंदगुप्त ने हूणों से भारत को बचाया। 2 बार अटैक हुआ था बड़े पैमाने पर। बर्बर जाति के थे हूण, ये मध्य एशिया की तरफ से अटैक करते थे, और इसीलिए इसने राजधानी पाटलिपुत्र से उठा के कहाँ ले गया था, ये अयोध्या में ले गया। इसके बाद धीरे 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 पतन होने लगा, और फाइनली हमने देखा कि सती प्रथा के भी प्रमाण मिलने लगे इस काल में ही, गुप्तों के लेटर स्टेज में। और गुप्तों के बाद के जो कमजोर राजा रहे, उन्हीं में एक थे भानुगुप्त। एरण अभिलेख से हमें लिखित में मिलता है कि सती प्रथा के साक्ष्य थे। एक रानी सती हुई थी जो भानुगुप्त के दोस्त की पत्नी थी, क्योंकि वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी 510 में। इसके बाद 40 साल किसी तरह खींचतान के ये साम्राज्य चला, और फाइनली 550 में ये पूरी तरह बिखराव की स्थिति पर आ गया। तो बिखराव तक पहुंचने से पहले मैंने आपको पूरी कहानी बता दी थी, और उस कहानी में जो नोट्स बनाने रह गए थे वो आज फाइनल कर लेते हैं। देखो जरा, कुमारगुप्त का टॉपिक मैंने छुड़वा दिया था, मतलब लिखने में छुड़वाया था। ये सब आप बना चुके होंगे। देखो ये 9 मैंने बताए थे, नवरत्न थे। फिर ये फाहियान की बुक बताई थी, कहाँ कहाँ गया, इसने क्या कुछ कहा। मदिरालय नहीं है, बूचड़ खाना नहीं है, चांडाल वो हैं जिनका बहिष्कार किया जा चुका। कौड़ियों में दिनार, सोने की मुद्रा थी दिनार। कौड़ी जैसे आज पैसे होते हैं ना, रुपए, अगर कहें इंडियन करेंसी तो पैसे नहीं बोलते, हम कहते हैं रुपीज। ऐसे ही दिनार थी इस टाइम की मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा, सबसे ज्यादा मुद्रा के जो ढेर मिले हैं वो इसी काल के मिले हैं। प्योरेस्ट गोल्ड की बात करेंगे तो कुषाण आएंगे, पहले गोल्ड की बात करेंगे सिक्के की तो हिंद यमन आएंगे, लेकिन अगर कहेंगे सर्वाधिक मुद्रा भंडार के भंडार तो वो आएंगे गुप्त में। इतना हम पढ़ चुके, इतने आपने नोट्स भी बना लिए। अब नोट्स में चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आपको नोट्स में 2 पेजेस मैंने जो छुड़वाए, वहां पहला नाम आएगा कुमारगुप्त का। ये कुमारगुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त सेकंड और उसके बड़े भाई की पत्नी, याद होगा ना, रामगुप्त, शकों के साथ एक बेइज्जती वाली संधि की थी, उसका फिर खुद ही मर्डर कर दिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, उसका और चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त अगला राजा बना 415 से 455। काफी लंबा राजपाट आपको दिख रहा है इसमें। ये सब 40-40 साल तक राज करते थे, कोई 40, कोई 45, कोई 35, कोई 50, जितना बन पाया। यानी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज ये लोग राजा के रूप में ही काटते थे। तो लंबा राजपाट है इसका। इसका एक नाम देखो, महेंद्रादित्य। आदित्य होता है उगता हुआ सूरज, सूर्य को आदित्य कहते हैं। तो महेंद्रादित्य किसका नाम है? कुमारगुप्त का। किसका बेटा है ये? चंद्रगुप्त सेकंड का और ध्रुव देवी का। तो महेंद्रादित्य अन्य नाम है, चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का बेटा है ये जो मैंने साइन लगाया इसका मतलब ये इसकी वाइफ है, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा। और सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, सबसे ज्यादा काम किया पिताजी ने ज्यादा, चंद्रगुप्त सेकंड ने ज्यादा, लेकिन रिकॉर्ड ज्यादा चट्टानों पे जो अपने बारे में लिखवाए हैं वो उनके बेटे कुमारगुप्त ने लिखवाए हैं। लंबा प्रशासन था ना, 15 से 55 काफी साल रहा, तो लगा लो हर साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखवाता रहा। तो सर्वाधिक अभिलेख का श्रेय अगर जाएगा तो कुमारगुप्त को। मंदसौर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ये एग्जाम में आ जाएगा। हरिशेन ने कहा लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की जानकारी ऐसे ही पूछ लेंगे। मंदसौर अभिलेख वैसे तो ढेर हैं, लेकिन मंदसौर से मेनली कुमारगुप्त की जानकारी। ठीक है। कुमारगुप्त के सिक्के पर कार्तिकेय भगवान हैं, किसके बेटे हैं? शिवजी के छोटे बेटे। मयूर पर विराजमान हैं, उनका वाहन ही मयूर है, तो इसलिए मयूर शैली के सिक्के, यही कारण है। पेपर में आएंगे ये मयूर शैली के सिक्के किसके हैं, किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, किसने सिक्के बनवाए जिसमें कुमार देवी का भी चित्र था, तो ये याद रखने हैं आपको। मयूर शैली के सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त के। सिक्के पर अश्वमेध यज्ञ का भी चित्र है। अश्वमेध के चित्र 2 आदमियों के सिक्कों पे हैं, चाहे कराए ढेर ने। एक सबसे पहला नाम समुद्रगुप्त का है, जिसने बहुत बड़ी विजय अपने अंडर एरिया कवर किया था, और दूसरा कुमारगुप्त का, यानी चंद्रगुप्त सेकंड जो सच का ताकतवर राजा था ना, जिसके टाइम में 9 बड़े बड़े आदमी थे, उसके पिताजी ने अश्वमेध यज्ञ के सिक्के चलवाए, और उसके बेटे ने, उसके पिताजी कौन? समुद्रगुप्त, उसका बेटा कौन? चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा है कुमारगुप्त। तो सबसे ज्यादा काम तो किया चंद्रगुप्त सेकंड ने, लेकिन सिक्कों पे अश्वमेध दिखाया पिताजी और बेटे ने। ये ध्यान रखना, इसको भूलेंगे बहुत लोग किस किस के सिक्के पर है। तो सिक्के पर अश्वमेध,
इंपॉर्टेंट है, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की इसने। नालंदा पहले सिर्फ तक्षशिला थी, पहले याद है मगध के राजाओं के बेटे भी तक्षशिला जाके पढ़ते थे, तो इन्होंने अपने यही यूनिवर्सिटी बनवा ली, पैसा था। नालंदा आज के बिहार में पड़ती है। तो उस टाइम पे जब पूरे भारत में यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ एक तक्षशिला थी, अब दूसरी यूनिवर्सिटी पनपने लगी जिसका नाम है नालंदा, और फिर कुछ सालों बाद, कई 100 सालों बाद जाके तीसरी यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा विक्रमशिला, इसके बिल्कुल पास। अभी खैर नालंदा पढ़ रहे हैं। यहीं पर जल घड़ी का निर्माण हुआ, और ये जल घड़ी जो है ये देखो बख्तियार खिलजी ने तुड़वाई ये यूनिवर्सिटी। आप अच्छी तरह जानते हैं बख्तियार खिलजी, मैंने कल भी बताया, एक अनपढ़ आदमी था। ये इस्लाम धर्म की जब इंडिया में एंट्री हुई ना, उसके कई 100 साल बाद जाके, अच्छा ठीक है, ये कमेंट अभी मत करो, मोबाइल नंबर मैं लास्ट में लिख दूंगी अपने आप, मुझे याद दिला देना, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी थी, मैंने कल परसों 2 दिन लगातार बताया, बख्तियार खिलजी नाम का एक मूर्ख आदमी था। मूर्ख से मेरा मतलब ये नहीं कि सच में पागल था, बहुत ताकतवर था और बहुत बड़ी सेना थी इसके पीछे। इसने इंडिया पे अपने राजा के अंडर, एक तरह का गुलाम था, ये सैनिक था, और यहाँ अटैक करके बंगाल की तरफ इसने चढ़ाई की थी, और बंगाल का राजा बिना लड़े डरपोक था, भाग गया था, उसने एक तरह से एरिया खाली कर दिया। वहां जीत के ये वापस लौटा, और बंगाल का रूट पकड़ते हुए जब ये बिहार साइड में आया तो इस यूनिवर्सिटी में रुका। ये इसने देखा ये क्या इतना बड़ा सा एरिया बना रखा है, तो इसने फिर वो जला दी थी। कल मैंने पूरी कहानी बताई कैसे 4 महीने लगातार किताबें जली थी। वही यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ जलघड़ी भी बनवाई थी जो अब तो काम नहीं करती, बख्तियार खिलजी ने तुड़वाई है। ये पूछेंगे किसने तुड़वाया ये विश्वविद्यालय, दुनिया की बेहतरीन किताबें थी इसमें, लेकिन एक मूर्ख आदमी ने ये सारा खत्म करवा दिया, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट देखो, स्कंदगुप्त, लास्ट बड़ा ताकतवर राजा। स से स्कंदगुप्त, स से सुदर्शनशील। इसका राजपाट देखो लंबा नहीं है, महज 12 साल का। इससे पिछले का देखो 15 से 55 था, तो इसलिए लास्ट बड़ा। इसके बाद तो धीरे धीरे घटते ही चले गए। हूणों का आक्रमण होने लगा। हूण बर्बर जाति के लोग हैं। इसने ऐसा नहीं कि कमजोर है, इसने उनका सामना किया। ये लिखित में लिखवाया, कल बताया था ना, एक अभिलेख में लिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे अटैक हो गया। फिर दूसरे में जब जय हो गई, इसकी विजय हो गई, तब दूसरा अभिलेख लिखवाया। तो हूणों का आक्रमण पूछेंगे किस गुप्त के टाइम पे हुआ? स्कंदगुप्त के टाइम। स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया, ये बहुत इज्जत की बात है। हूण बर्बर जाति के थे, और ये देखते नहीं थे कि आदमी को कैसे कहाँ क्या लग रहा है। हूण बिल्कुल ही बर्बर थे, उनका सामना किया, डट के भगा दिए यहाँ से। मध्य एशिया की बर्बर जाति थी हूणों की। युद्ध का वर्णन, अब देखो 2 बातें हैं। एक जगह इसने युद्ध का वर्णन करवाया, भाई ऐसे ऐसे हमारे ऊपर अटैक हो गया और हम गुप्तों के इस तरह के वंशज हैं। कल को मान लो किसी तरह से मर जाएं, खत्म हो जाएं, तो कम से कम लिखित में तो रहेगा कि हमारे बाप दादा ऐसे बड़े नामी गिरामी थे। तो अपने जो युद्ध का वर्णन है वो भीतरी स्तंभ पर करवाया इसने। और आक्रमण का जो वर्णन है, ये आक्रमण और युद्ध एक ही चीज होती है ना, इसलिए जानबूझ के लिखा है। पेपर में युद्ध या आक्रमण आ जाए तो भीतरी, अंदर वाले अभिलेख, ये बस याद करना है। भीतरी एक जगह का नाम है, मैं तुम्हें याद करने के लिए बता रही हूँ। भीतरी अभिलेख में लिखवा दिया कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर, गुप्तों के ऊपर एक विदेशी बर्बर जाति ने आक्रमण किया जो हूण है, मध्य एशिया से आए। जब ये जीत गए तो इन्होंने दूसरा अभिलेख लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ आपको याद आ रहा होगा, रुद्रदामन, कौन? शकों का राजा, संस्कृत का पहला अभिलेख। वही जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, उसी को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में इस विजय का वर्णन है। तो जूनागढ़ अभिलेख में विजय का वर्णन, अगर कहीं युद्ध का या आक्रमण का तो भीतरी अभिलेख में, लेकिन जीत का वर्णन है जूनागढ़ में। जीत को ज से याद कर लो, जूनागढ़ को भी ज से याद कर लो, अगर याद ना रहे। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ोगे लिखोगे याद हो जाएगा। गिरनार पर्वत पर स्थित है ना सुदर्शन झील। सुदर्शन, जिसमें कि 4 राजाओं के नाम मैंने बताए, दादा पोता, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर शकों का राजा रुद्रदामन, और चौथा था आज जो पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त। स से सुदर्शन, स से स्कंदगुप्त। तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। लास्ट राजा है ये, चौथा। चक्रपालित इसका आदमी था जिसने ये काम किया था। हूणों का दोबारा आक्रमण हुआ, राजधानी शिफ्ट कर दी। पहले राजधानी क्या थी इनकी? ज्यादातर राजधानी ना हमेशा 2 बनाई हैं ज्यादातर ने, या तो पाटलिपुत्र या फिर अवंती वाला इलाका जो उज्जैनी का था। कभी कभी हमने देखा वैशाली
जो वज्जी की राजधानी है ये भी राजधानी रही। ये 3 बहुत ताकतवर महाजनपद थे ईसा पूर्व में भी। कौन कौन से? वज्जी वाला, मगध वाला और अवंती वाला। तो लगभग राजाओं ने राजधानी इसी के इर्द गिर्द रखी। पहली प्रायोरिटी हर कोई पाटलिपुत्र रखता था। कोई दिक्कत हो जाती तो वैशाली या फिर उज्जैनी, जो किसकी राजधानी थी, इसकी अपना अवंती की। ये हम देख रहे हैं अयोध्या ले गया। किसके आक्रमण के कारण? हूण लगातार 2 बार बड़े आक्रमण किए, तो हूणों का दोबारा आक्रमण, राजधानी शिफ्ट करके कहाँ ले गए? अयोध्या। पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इनकी खासियत देखो, वृषभ या बैल शैली के सिक्के चलाए हैं स्कंदगुप्त ने। इससे आप ये आइडिया लगा लो कि इन सब का, जितने ये गुप्त है ना, या तो ये विष्णु भगवान की उपासना करते थे, क्योंकि विष्णु का वाहन क्या था? गरुड़। और देखो गरुड़ स्तंभ समुद्रगुप्त ने लगवाया था। या ये मोर का हमने पढ़ा, ये इसका पढ़ा, मयूर का, मयूर या मोर किसका सिंहासन था? कौन उस पर रहता था? कार्तिकेय, वो भी हिंदू धर्म का हुआ। या अब हम पढ़ रहे हैं बैल के, नंदी बैल किसका है? शिव जी का। ये सब चीजें इशारा करती हैं कि ये हिंदू धर्म की तरफ इनका झुकाव था। कल मैंने आपको पार्वती का मंदिर बताया था, कल मैंने आपको लक्ष्मण का मंदिर बताया था, कल ही मैंने आपको ये सारी जिक्र किए। तो ये शैव और वैष्णव धर्म में आस्था थी गुप्तों की। तो बैल शैली के सिक्के हैं स्कंदगुप्त के। मयूर के पूछेंगे तो कुमारगुप्त के, और वो पूछेंगे तो गरुड़ स्तंभ समुद्रगुप्त का। ठीक है, मयूर शैली देखो लिखा है कुमारगुप्त के थे। मयूर शैली कुमारगुप्त। 2 चीजें एक साथ लिख लेना, याद हो जाएंगी। सांड या वृषभ या बैल या नंदी आ गया तो स्कंदगुप्त, और मयूर आ गया तो कुमारगुप्त। अंतिम महान शासक था। इसके बाद महान नहीं हुए शासक। अभी तो हम पढ़ रहे हैं 400 कुछ था, ये 550 तक राज करेंगे, लेकिन इतने ताकतवर नहीं रहे जितने कि उस टाइम पर बाकी लोग थे। चलिए, कल थोड़ा सा टॉपिक कल भी रह गया था, एक पेज पढ़ना। ये मैंने आपको परसों वाला टॉपिक कराया जो बच गया था, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का। कल हम लोगों ने गुप्त काल का ये सब मैंने पढ़ा दिया था, मंदिर वगैरह सब हो गए थे। सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया था, सती प्रथा, धर्म भी हो गया था, सिक्के भी हो गए थे, अर्धनारीश्वर ये कल लास्ट कराया था। बौद्ध धर्म ये भी करा दिया था ना। टोटल 29 गुफाएं बताया था ना, ये 16, 17, 19 के बारे में बताया था मैंने कि बौद्ध धर्म में 16 में वो मरणासन्न राजकुमारी है एक, और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध की मीटिंग हो रही है। 29 गुफा है यहाँ पे, 29 गुफाएं चट्टान को काट कर बनाई। इतने बड़ा पत्थर था, चट्टान पूरा पहाड़ टाइप, उसको काट काट के 29 टोटल गुफाएं बनाई हैं। इसलिए अप्रोक्सीमेटली 30 लिख देते हैं बहुत बार, लेकिन एग्जैक्टली कहें तो 29 है। ये 29 एक राजा ने नहीं बनवाई, अलग अलग टाइम पे बनी है। अजंता की 29 में से 3 गुफाएं गुप्तों ने बनवाई। गुप्त कई 100 साल राज कर गए, लेकिन गुफाएं 3 बनवाई। एक 16 नंबर वाली, एक 17 वाली, एक 19 वाली। 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बताया, और अजात शत्रु की मीटिंग किससे थी? महात्मा बुद्ध से। 17 में मैंने बताया जातक कथाएं थी, जातक जानते हो ना, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की। और 19 में भी ये सारा जो है ना बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है, विहार और चैत्य वगैरह बनाए गए हैं वहां। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है। तो अजंता ये तो मैंने कल पूरा पढ़ा दिया था। देखो कल यहां से रह गया था, ये भी हो गया था, सामाजिक भी करा दिया था। लास्ट एक टॉपिक रह गया था किताबों वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इस किताबों वाले में इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर देती हूँ। देखो ये टॉपिक आपको अपने नोट्स में लिखना है। गुप्त काल में जो किताबें लिखी गई है ना, कुछ खास किताबें, ये बहुत बार एग्जाम में आती हैं। ये आज का लास्ट है, इसके साथ गुप्त हम एंड हो जाएगा इसके साथ। बुक्स में देखो किरातार जूनियम, एक किताब का नाम है किरातार जूनियम, ये लिखी है भारवी नाम के आदमी ने। जो मैं ये 3-4 दिन से लगातार गुप्त 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 इतनी बातें कर रही थी, ये सब कैसे पता हमें? क्योंकि ये किताबों में लिखा हुआ है। ये किताबें उस टाइम के बेहतरीन लोगों ने या तो उसी टाइम पे लिख दी, या लेटर स्टेज में जाके भी किताबें लिखी गई हैं। तो जो किताबें इनकी तरफ इशारा करती हैं, देखो किरातार जूनियम भारवी नाम के आदमी ने लिखी है। मुद्रा राक्षस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त नाम के आदमी ने लिखी हैं। 2 किताबें वेरी इंपॉर्टेंट में हैं। देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त की कहानी है, और मुद्रा राक्षस में भी इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। किसने लिखी है? ये विशाख दत्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट में इसको कर लेना। दश कुमार चरित और काव्य दर्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दश कुमार चरित किसने लिखी है? ये दंडिन ने। दंडिन की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुद्रा राक्षस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दश कुमार चरित्र भी किसने लिखी है? ये दंडिन ने। दंडिन ने। याद नहीं रहते ये बहुत बार पढ़ने पड़ते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने।
विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, दंडिन ने, दंड किसको दिया जाएगा, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होगा, ऐसे याद कर लो, तो दश कुमार चरित दंडिन, और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, नाटक है वो मुद्रा राक्षस। अगला है मृच्छकटिकम, बहुत आता है मृच्छकटिकम, किसने लिखी है, शूद्रक ने। आदमी का नाम शूद्रक है, शूद्रक जाति वाले नहीं है ये, लेकिन याद नहीं रहेगा, ये मुझे पता है, सब भूल जाओगे, क्योंकि इतनी चीजें अभी तो हमें पढ़नी है, तो स्टार्टिंग है अभी तो एक पार्ट भी पूरा नहीं हुआ हिस्ट्री का, और क्या पता कहाँ से क्या आ जाएगा। तो उस टाइम तुम्हारे दिमाग में अगर कोडिंग कर रखी है ना किसी चीज की, मैंने अपने टाइम में याद किया था कि मछली काटना, मृच्छकटिकम, आइडिया लगाया था कि मछली काटने का काम शूद्र से करवाया गया, तो इस तरह से याद कर लो, मृच्छकटिकम शूद्रक की किताब है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की किताब है, और दंडिन ने क्या लिखी है, दश कुमार चरित, चरित अच्छा नहीं है तो दंड मिलेगा, मुद्रा राक्षस विशाखा, मैंने तो अपने टाइम में याद किया था कि विशाखा एक लड़की है जो राक्षसी, तो दिमाग में ऐसे कोड कर लिया था, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, विशाखदत्त एक आदमी का नाम है, राक्षस विशाखदत्त, याद कर लेना। मृच्छकटिकम, मछली काटने का काम शूद्र को दिया, तो शूद्रक से याद कर लेना। और क्या बताया इसमें, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है, ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने। दंडिन रह गया दश कुमार चरित, ठीक है, इनको 2-4 बार लिख के और पढ़ के और याद करना, पेपर में आएंगे ये। स्वप्न वासव दत्ता भास की रचना है, स्वप्न वासव दत्ता, भास्कर का मतलब होता है सूरज, स्वप्न कब टूटता है, जब सूरज निकलता है, भास, जैसे ही भास्कर निकलता है स्वप्न टूट जाता है, स्वप्न वासव दत्ता भास की रचना है। पंचतंत्र बहुत फेमस है, कहानियां हैं, ये विष्णु शर्मा की हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त अलग आदमी था, विष्णु शर्मा अलग आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बचपन में अगर कहानियां पढ़ी हैं तो पंचतंत्र की कहानियां, जानवरों को मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए जानवरों को एग्जाम्पल लेके कहानियां लिखते थे कि शेर ने ऐसा किया तो गीदड़ ने ऐसा किया, चूहे ने ऐसा किया, ताकि बच्चों के मन में इमोशंस पैदा हों। पंचतंत्र की फेमस कहानियां हैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ये विष्णु शर्मा की देन है। अमर कोश, एक आदमी था ना अमर सिंह, जिसने मैंने बताया था एक तरह से वो कैब के ऊपर काम किया था, तो अमर कोश उस टाइम का वोकैबलरी की किताब है, डिक्शनरी टाइप मान लो, अमर सिंह ने लिखी, ये अमर सिंह नवरत्नों में था, 9 रत्नों में, किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के। आर्यभट्टियम नाम में ही दिख रहा है, किसकी किताब है, आर्यभट्ट की, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वृहत संहिता बहुत इंपॉर्टेंट, वृहत संहिता वराह मिहिर ने लिखी है, ये वराह मिहिर खगोल विज्ञानी हैं, ये पूरी समझ है इनको ब्रह्मांड की, तारों की, ग्रहों की, उपग्रहों की, बहुत इंपॉर्टेंट किताब वृहत संहिता। और एक इनकी है पंच सिद्धांतिका, ये पंच सिद्धांतिका बहुत लोग पकड़ नहीं पाते, किसने लिखी है पंच सिद्धांतिका, वराह मिहिर ने। तो 2 किताबें क्या बताई, वराह मिहिर की एक पंच सिद्धांतिका और एक सूर्य वृहत सिद्धांत, संहिता भी यही है, सिद्धांत भी यही है। संहिता का मतलब होता है किताब, इकट्ठा किसी चीज को रखना, उसे कहते हैं संहिता, ठीक है। तो वराह मिहिर आप जानते हैं, ये बहुत बड़े खगोल विज्ञानी हैं, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन हैं, उनकी किताब का नाम अपने ही नाम पर है, इनका नाम व से ही है, वराह मिहिर की किताब वृहत संहिता, और इन्हीं की एक किताब कौन सी है, पंच सिद्धांतिका। अमर सिंह ने क्या लिखी, अमर कोश, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, भास्कर मतलब सूरज निकलने पर क्या टूटता है, स्वप्न, तो स्वप्न वासव दत्ता भास की है। मछली काटने का काम किसको दिया, शूद्र को, शूद्रक ने लिखी। दश कुमार चरित, चरित अच्छा ना हो तो दंड मिलेगा, दंडिन ने लिखी। काव्य दर्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ जाना। मुद्रा राक्षस, राक्षस विशाखदत्त ने लिखी, और देवी चंद्रगुप्तम। किरातार्जुनियम किसकी है, भारवी की, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स में है। ये टॉपिक हमारा आज जो है, इनके नोट्स बना लेना सारों के, ये हमारा गुप्तों का एंड था, ठीक है, गुप्तों का एंड था। इस गुप्तों के बाद आज हम लोग उम्मीद करती हूँ सब लोगों को गुप्त साम्राज्य समझ में आ गया होगा। ये जो गुप्त है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं कुछ भी आ जाएगा। अब आपको इतिहास में जो एंशिएंट इंडिया है उसमें समझ में आना चाहिए कि 2 बहुत बड़े वंश हुए जिन्होंने इंडिया पे राज किया। एक का नाम था मौर्य वंश और एक का नाम हमने पढ़ा गुप्त वंश। इसमें सिर्फ 3 नाम पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हमने पढ़ा था इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेकंड बड़ा राजा कौन सा था, बिंदुसार, और उसके बाद उसका बेटा था अशोक। अशोक ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया था,
काम अच्छे किए लेकिन क्षत्रिय के काम से हट गया, इसलिए धीरे 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 करके उनकी पीढ़ियां कमजोर होती गई और फाइनली मौर्यों का खात्मा हो गया। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, अंतिम जो मौर्यों का सम्राट था बृहद्रथ, और पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश चला दिया था। छोटे 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 वंश आए थे, फिर उसके बाद वापस से एक आदमी ने कोशिश की थी और फिर गुप्त साम्राज्य बनाया, जिसमें हमने ढेरों नाम पढ़ लिए। ढेरों में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि श्रीगुप्त से अगर हम देखते हैं, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके बाद इसका बेटा क्या नाम था उसका, समुद्रगुप्त, उसका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड, फिर उसका बेटा कुमारगुप्त, फिर उसका बेटा स्कंदगुप्त। तो 7 बड़े आदमी पढ़े। यहाँ 3 बड़े राजा पढ़े थे। अगर मैं चलो 2 को ना भी मानूं, कोई कहेगा जी वो तो बड़े राजा नहीं थे, मान लिया श्रीगुप्त हटा दें घटोत्कच, तब भी 5 बड़े राजा हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ये तो प्रतापी राजा है ना सारे, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, तो 5 बड़े राजा हैं। बहुत बड़े बड़े भी 5 हैं इनमें, ठीक है। उसके बाद गुप्तों के बाद धीरे धीरे हमने देखा कि ये कमजोर होते जाएंगे और फाइनली जाके जब भी कोई राजा कमजोर होगा तो इंडिया में या तो इन्हीं के बचे हुए सामंत अपने आप को हीरो मान लेंगे और वो अपने अपने एरिया के राजा बन जाएंगे, या फिर विदेशी अटैक होने लगेंगे। सेम ऐसा ही काम कब हुआ था, जब मौर्यों का खात्मा हुआ था। मौर्यों को भी तो धीरे धीरे उन्हीं के सामंतों ने, जो बृहद्रथ था राजा अंतिम मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये शुंग कौन था, उन्हीं की सेना का तो एक आदमी था। तो धीरे धीरे करके या तो सामंत या इन्हीं की तरह के आसपास के थोड़े बहुत ताकतवर जो कोशिश करेंगे वो राजपाट संभाल लेंगे, और इसी काल को नाम दिया जाएगा, जैसे वो मौर्योत्तर था। अब जो पढ़ेंगे हम वो गुप्तोत्तर काल होगा, यानी गुप्तों के बाद का काल, और इसी के साथ खत्म हो जाएगा। गुप्तोत्तर खत्म तो इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का टॉपिक भी खत्म। अब इस हफ्ते में 2-3 दिन लगेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हमारा एंशिएंट इंडिया खत्म होगा, यानी एंशिएंट इंडिया लगभग 1.5 से 2 महीने का टॉपिक है अगर डिटेल से समझें। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे कहानियों के माध्यम से पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें चीजें याद रह पाएं। हमें कोई ऐसा नहीं कि हमें 1 महीने बाद पेपर देना है, लेकिन तैयारी ऐसी करना कि 6 महीने बाद अगर पेपर होता है तो तुम्हारा मार्क कहीं से भी कट ना हो, कहीं से भी। चाहे मृच्छकटिकम पूछ लें, चाहे कुछ भी पूछ लें, वो मुद्रा राक्षस पूछें, चाहे पूछें कि किसके मयूर शैली के सिक्के हैं, किसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, या देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसने लिखा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा, कहीं से भी मार्क्स हमारे कटने नहीं चाहिए। अब ऐसी तैयारी करनी है। आज हम गुप्तोत्तर शुरू करेंगे क्योंकि गुप्त आपकी समझ में आ चुका होगा। आज नोट्स को भी फाइनल टच दे देना गुप्तों में, जो मैंने कल पेज छुड़वाए थे ना उनको पूरा लिख लेना, और फिर आज से स्टार्ट करेंगे गुप्तोत्तर काल। सारा कहानियों पर आधारित है। आज के नोट्स नहीं बनाने, बस कल जो कल का परसों का टॉपिक था उसके नोट्स बनाना। आप कहानियां सुनो, फिर ये नोट्स बनेंगे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्तों के खात्मे के बाद, ये गुप्त खत्म कब हुए, 550 एडी। इसे कौन सी शताब्दी कहूं मैं, आपको पता है शताब्दी हमेशा आगे बोली जाती है। अगर 5 लिखा है तो मतलब 6ठी शताब्दी है। 6ठी शताब्दी में इनका चैप्टर क्लोज हो गया और धीरे 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 करके भानुगुप्त का 510 का एरन अभिलेख था, सती प्रथा, 40 साल किसी तरह खींचतान के इनका साम्राज्य चल पाया और फाइनली इनका खात्मा हो गया, क्योंकि इनके अंडर काम करने वाले सामंत उभरने लगे और धीरे धीरे करके इंडिया में अलग अलग हिस्सों में, जो कभी समुद्रगुप्त ने सबको एक बना लिया था ना, उत्तर भारत के 9+3, दक्षिण भारत के 12, अब वो वापस से उभरने लग गए। कई 100 साल वो इनके अंडर रहे, लेकिन अब धीरे 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 पीढ़ियां जानने लगी कि राजा उतना ताकतवर नहीं है तो हम भी राजपाट अपना सकते हैं। और इसी श्रेणी में देखो कैसे शुरुआत इसकी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा पंजाब के आसपास की, फिर इसी के साथ बात करेंगे यूपी के आसपास की, फिर यहीं बात करेंगे मालवा के आसपास की, बंगाल के आसपास की, और अगर मैं देखूं इधर तो असम के आसपास की, यहाँ देखें तो दक्षिण की तरफ चालुक्य वाला। ये अलग अलग राजा उभरने लग गए। पहले इन सबको अपने हिस्से में किसने ले रखा था, गुप्तों ने। गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों के अंडर इकट्ठे रहते थे, टैक्स इकट्ठा करके गुप्तों तक पहुंचाते थे। लेकिन अब ये धीरे 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 अपना राजपाट संभालेंगे। इतने बड़े नहीं है कि सारों का राजा एक बने, लेकिन अपने अपने इलाके के हेड बन जाएंगे। ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ना, अगर तुम्हें ये समझ में आज आ गया तो अगले 3-4 दिन का टॉपिक तुम्हें बहुत आसान दिखेगा, क्योंकि गुप्तोत्तर रटने की चीज नहीं है। मौर्योत्तर अगर हम रटते ना तो 100% भूल चुके होते। जिन्होंने मौर्योत्तर को समझा है उन्हें हिंद यवन पता है, उन्हें याद है कि कैसे शुंग आए थे, कैसे सातवाहन आए थे, कैसे कण्व थे, कौन पहलव थे। ये सारी चीजें दिमाग में तब बनेंगी जब आपको पिक्चर समझ में आएगी। आज फिर से
गुप्तोत्तर की पिक्चर समझ लो, ये बेस का काम करेगा अगली 2-3 क्लासेस के लिए। अभी मैंने नाम लिया, इसको माने हम हरियाणा, पंजाब, तब पंजाब था। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ, फिर इसको लिख के समझना आपके लिए आसान होगा। अब मैं यहाँ लिखती जाऊंगी, समझते जाना। नंबर 1 जो है ना, आज का हरियाणा, हरियाणा तब का पंजाब का इलाका। उस टाइम पर जो यहाँ पे पनप रहे थे, वो अपने इलाके में जो हरियाणा मान लें हम, आज का हरियाणा, क्योंकि उनकी राजधानी थी थानेसर। जिसकी ये बात हो रही है, इस वंश का नाम है पुष्यभूति वंश। ये एक्चुअली एक आदमी था। इसमें वर्धन नाम वाले आएंगे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, जिनको लेटर स्टेज में हम आगे बढ़ के सीखेंगे, समझेंगे। पहले सिर्फ आइडिया ले लो। नंबर 1 जो लिखा है, ये वर्धन है। इन्हीं को आप पुष्यभूति, पुष्यभूति इनके सबसे पहले आदमी का नाम था जो सामंत था कभी। तो पुष्यभूति ने अपना वंश चला दिया, राजधानी बनाई थानेसर। आज थानेसर का मतलब है हरियाणा का कुरुक्षेत्र का इलाका। कुरुक्षेत्र में थानेसर पड़ता है ना, तो वही थानेसर। जो नंबर 2 मैंने बनाया है, इसको यूपी का इलाका समझ लो। यूपी, ये कन्नौज का इलाका है। इनकी राजधानी थी कन्नौज। और जो यहाँ पे आदमी था, बहुत बड़ा राजा, उसका नाम है गृहवर्मा। यहाँ का राजा गृहवर्मा। इसी को किताबें गृहवर्मन भी लिख देती हैं, गृहवर्मन। ये कौन से वंश का है? ये मौखरी वंश का है। इनके वंश हैं ये मौखरी वंश। तो ये यूपी में मौखरी वंश काम कर रहा है, हरियाणा पंजाब में पुष्यभूति या वर्धन वंश काम कर रहा है। ये छोटे हैं लेकिन फिर भी अपने एरिया में ये हीरो है। इसके बाद नंबर 3 यानी यहाँ पर, इन दोनों को मिटा दो, ये लिखने नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ समझना है। ये हरियाणा, ये यूपी। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर ये है मालवा। नंबर 3 मालवा। मालवा आज का एमपी का इलाका, थोड़ा सा गुजरात का इलाका, मेनली एमपी से याद रखो, एक स्टेट की बात करूं अगर तो ये मालवा है। मालवा में जो शासक थे ना, वो देवगुप्त शासक हैं। ये गुप्तों वाला गुप्त नहीं है, नाम के पीछे बेशक गुप्त है लेकिन ये राजा का नाम है देवगुप्त। ये गुप्तों का नहीं आदमी, ये अलग है। उत्तर गुप्त इनकी शुरुआत करने वाला था, ये गुप्तों से अलग है, मालवा के शासक हैं। ये देवगुप्त बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक। इसकी इच्छा क्या है देवगुप्त की, कि मैं कुछ करके और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लूं। हर आदमी, हर राजा यही चाहता है कि अपने आसपास कोई बढ़िया इलाका हो तो मैं उस पर कब्जा जमा लूं। सबने ऐसा ही चाहा, यही इच्छा देवगुप्त की भी थी। इसीलिए देवगुप्त ने अटैक किया था कन्नौज के राजा के ऊपर, गृहवर्मा के ऊपर। वो कहानी है, आगे बताऊंगी। तो 3rd में मालवा। मालवा का राजा कौन? देवगुप्त। देवगुप्त की इच्छा क्या? सेकंड, यानी सेकंड कौन था? कन्नौज, यूपी का इलाका। इस पे अटैक करके हम इसको छीन लें। 4थे नंबर पर जो देख रहे हो ना, बंगाल का इलाका, यहाँ पर गौड़ नरेश था। गौड़ नरेश। गौड़ आप आज भी जानते हैं, ब्राह्मण में बहुत सारे गौड़ लिखते हैं। तो ये शिव भक्त था, बहुत बड़ा शिव भक्त, शैव में इसकी भक्ति थी। गौड़ नरेश था। इस नरेश का नाम था शशांक। गौड़ तो इनकी वो मान लो एक जैसे एक कास्ट मान लो, या किस उसको बिलोंग करते थे। शशांक नाम का राजा, शशांक। ये बहुत शातिर, बहुत चालाक आदमी है। शिव का भक्त है, बहुत बड़ा, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चिढ़ता है बौद्ध धर्म से। इतनी चिढ़ है, इतनी चिढ़ कि जहां बौद्ध धर्म का जो मिला ना, वो खत्म करना है। कहते हैं एक पाषाण पर, एक पत्थर पर महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह थे, उनके पैरों के निशान थे। जैसे इसे पता चला ना इस राजा को, इसने वो वहां से उठवाया और गंगा नदी में फेंकवा दिया। वो पत्थर ही फेंकवा दिया कि इसका कोई नामो निशान रहना ही नहीं चाहिए। जो पेड़ था, आपको याद होगा, महात्मा बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, मैंने पूरी कहानी बताई थी वो। जैसे ही पता चला इस पेड़ के नीचे उसको ज्ञान मिला, ये पेड़ ही कटवा दिया। इस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान हुआ था ना, इसको महाबोधि वृक्ष कहते थे। तो वो वृक्ष तब से चला आ रहा था, लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन शशांक ने ये महाबोधि वृक्ष ही कटवा दिया कि काट दो, इसको रहना ही नहीं चाहिए नामो निशान महात्मा बुद्ध का। इनके पद चिन्ह के जो वो पत्थर था, वो गंगा नदी में फेंकवा दिया। महाबोधि वृक्ष, पूछेंगे किसने कटवाया? शशांक ने। गुस्से की हद देखो, कितना गुस्सा था। जो ये कुशीनगर था ना, कुशीनगर याद है, जहां उनकी डेथ हुई थी, कुशीनारा, कुशीनगर, पावा लिखवाया था आपको, मल्ल वगैरह। तो कुशीनारा में बौद्ध विहार था, वहां जाके बौद्धों के जो भिक्षु थे उनको खूब मारा, पीटा, उनको वहां से भगवा दिया। एक तरह से इरिटेशन थी इसको बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म का नुकसान करने वाला राजा कौन था? ये गौड़ नरेश शशांक था। हमें कैसे पता? बौद्ध धर्म की एक किताब है मंजूश्री,
मंजूश्री करके उसका नाम है। मंजूश्री याद है, इनके एक बोधिसत्व भी थे, अमिताभ, मंजूश्री नाम बताए थे तुम्हें 6 बोधिसत्वों के। तो मंजूश्री कायाकल्प करके उस किताब का नाम है, उसमें लिखी है ये सारी बातें। और लिखा है कि शशांक जो है ये बौद्ध धर्म विरोधी बहुत बड़े स्तर पे इसने काम किया, हर चीज को स्तूप तुड़वा दिए, विहार नष्ट करवा दिए, जहां जहां बौद्ध धर्म का जो मिला ना, इसको पता चल गया तो इसे तुरंत वो खत्म करवा दिया। बहुत चालाक आदमी था। इसी ने सिखाया था देवगुप्त को कि तेरे पास जो इलाका है ना, ये देखो यहाँ बैठा है, और इसको सिखा रहा है कि तू इससे हिस्सा छीन लेना दूसरे नंबर वाले कन्नौज से, कन्नौज के राजा को मार दे। और इसने मिलके सेकंड वाले राजा को मार भी दिया था, जो कहानी में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम टेरिटरी देख रहे हैं। तो यहाँ है बंगाल वाला, ये है मालवा वाला। फर्स्ट था हरियाणा वाला, सेकंड था यूपी वाला। तो यूपी में अलग राजा हो गया, हरियाणा में अलग राजा हो गया, बंगाल में अलग राजा है, एमपी में अलग राजा है। ये जो बनाया 5वें नंबर पर, ये असम का राजा है उस टाइम में, असम का। असोम आज जिसको आप कहते हो, पहले इसका पुराना नाम था कामरूप, अब यहाँ जिला है इस नाम का। तो एग्जाम में आ जाएगा कामरूप क्या है, कामरूप जिला है आज असम का। असम का आज नाम असोम है। तो कामरूप उस टाइम का नाम था। यहाँ पे एक राजा था भास्कर, भास्कर होता है सूरज, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन ने दोस्ती की थी जो यहाँ का राजा है ना, इसके साथ, बहुत बाद में। हर्षवर्धन नाम था उस राजा का। और फिर इन दोनों ने मिलके इसके ऊपर अटैक किया था, फोर्थ यानी बंगाल वाले के ऊपर। तो देखो कौन कौन किस किस से दोस्ती कर रहा है, सब आपस में अपने अपने में बैठे हैं, लेकिन दूसरे का नुकसान करने के लिए किसी से दोस्ती करके उसके ऊपर अटैक करने की इनकी आदत थी। तो फर्स्ट में है हरियाणा वाला, ये यूपी वाला, एमपी वाला, बंगाल वाला, असम वाला। असम वाला किससे दोस्ती करेगा, हरियाणा वाले हर्षवर्धन के साथ। और मोखरी जो राजा है यूपी का, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, एमपी वाला।